नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों, मैं आज आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। और इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों मैं आज स्टार्टिंग से कवर करूंगा और स्टार्टिंग से लेकर और हम इंडियन हिस्ट्री को दोस्तों पूरा एंड तक पढ़ेंगे। इतना एंड तक दोस्तों, इतना डीपली, मतलब जितना कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई भी आरएएस की एग्ज़ाम दे रहे हो या राजस्थान से लेवल की किसी प्रकार की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना मैटर, तो ऐसे मान लो कि आपके उनमें से 90% का मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि जो 10% जो आता है वो थोड़ा डीपली आता है और हो सकता है थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस या सेंस के बेस पर हो, तो उस हिसाब से मैं 90% का लेकर चल रहा हूँ कि आपको किसी भी एग्जाम से, मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मैं वनडे वाली एग्जाम, तो उनमें आपको इंडियन हिस्ट्री जो है उन इंडियन हिस्ट्री में से आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। बेसिक यानी कि जीरो जीरो लेवल से, और हमको पहुंचना है कहाँ तक, 100 तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, यानी कि मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिक जानकारी, बेसिक इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा इतिहास में होता क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है टाइम्स एकेडमी जयपुर। अब देखो, अब स्टार्टिंग से हम चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो आप कि हमें पढ़ना है इतिहास। तो आपने कभी गौर किया है, तो इतिहास को हम इति प्लस है और आस, ये कोई संधि नहीं होती दोस्तों, ये संयोग, बस संयोग होता है। क्या होता है, इन तीनों के बीच में जो प्लस लग रहा है वो एक संयोग का चिन्ह है। इस प्रकार से देखो, तो इन तीनों के अलग अलग अर्थ हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो देखो आप, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इति, इति का मतलब होता है इस प्रकार, और है का मतलब होता है वास्तव में। आस का मतलब होता है घटना का घटित होना, घटना का घटित होना। तो इन तीनों को मिलाकर ऐसी कोई घटना जिसका वास्तव में वो घटित हो रही है, ठीक है, तो वो इतिहास बन जाती है। आने वाले समय के लिए वो एक इतिहास बन जाती है। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब बेसिक इतिहास, जो इतिहास है वो कहाँ कहाँ से होता क्या है बेसिकली, तो उनसे भी क्वेश्चन एक आ ही जाता है। तो वो देखो क्या मैं बता रहा हूँ, तो उसमें देखो कि इतिहास जो है उसको हम तीन चीज़ों से मान सकते हैं कि इतिहास क्या होता है। पहला तो ऐसी घटना होनी चाहिए, ऐसी घटना जो मानव जीवन व भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे। एक तो ये रिक्वायरमेंट है इतिहास की कि ऐसी कोई घटना जो कि मानव जीवन को और भौगोलिक जीवन को, दोनों को क्या करे, प्रभावित करे, तो वो इतिहास में शामिल हो सकती है, होती है, लेकिन उसका क्लियरली नहीं बता सकते। अब जो ये तथ्य होते हैं जिनमें मानव घटना घटी है या कोई भौगोलिक परिवर्तन या भौगोलिक घटना घटी है, तो वो जो तथ्य होते हैं तो उनका एक क्रमबद्ध, उनमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो है कि तथ्यों में क्रमबद्धता, दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी हो गई कि तथ्यों में क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी सी है कि मानव जीवन जो है दोस्तों वो तो प्रभावित कर रहा है, दूसरा है तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन, और जो तीसरी जो है वो इतनी सी है दोस्तों कि कोई ना कोई, हम जैसे कि एक तरह से आप मान सकते हो कि कोई ना कोई जो साक्ष्य होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, तो साक्ष्य या प्रमाण का होना, ये तीनों चीज एक साथ अगर मिल जाती है, कैसे कि कोई घटना है वो घट रही है और उस घटना में क्रमबद्धता भी है और उस घटना से रिलेटेड हमारे पास में साक्ष्य है, कुछ प्रमाण है, तो इन तीनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक इतिहास है। तो दोस्तों इतनी सी जानकारी है कि तीनों को मिलाकर हम इतिहास कह सकते हैं, ठीक है।
तो अब चलते हैं आगे, और आगे जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये साक्ष्य या प्रमाण ये क्या होते हैं, वो देखो आप। तो हम प्रमाण की बात करेंगे। प्रमाण होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। कैसे? 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो देखो आप। साक्ष्य या प्रमाण, तो ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। एक होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, एक होते हैं साहित्यिक साक्ष्य, और एक होते हैं दोस्तों विदेशी विवरण। क्या होते हैं? विदेशी विवरण। तो हमारे पास 3 चीज है। क्या क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, और तीसरी हम बात करेंगे विदेशी विवरण। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या होता है, समझने की बात यह है कि पुरातात्विक साक्ष्यों में होता क्या है। पुरातात्विक साक्ष्य वो होते हैं दोस्तों जो हमें किसी पत्थर पे लिखा हुआ, यानी कि शिलालेख हो गया, अभिलेख हो गया, ठीक है, किसी घड़े पर, ठीक है, किसी मूर्ति के द्वारा, तो वो क्या हो गया, वो मतलब कोई छिक्का जो होता है ना दोस्तों, मुहर जो होती है, तो उसके ऊपर तो वो होता है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं, मुद्राभिलेख बोल सकते हैं, ठीक है। और किसी गुफा में कोई पेंटिंग है या कोई गुफा में है तो उसको हम गुहाभिलेख कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, तो उनके एक क्रम लिख लो, मतलब उनके एक प्रकार लिख लो। उनके कौन कौन से हैं? एक होते हैं शिलालेख, एक होते हैं दोस्तों, यहां अभिलेख लिख लो आप, क्योंकि अभिलेख के प्रकार है ये सारे, तो यहां अभिलेख लिखो आप। फिर है दोस्तों क्या? अभिलेख हो गया, तो अभिलेख के 4 या 5 प्रकार हैं। क्या क्या? वो देखो पहला आप, शिलालेख, मुद्राभिलेख, गुहालेख, गुहा मतलब गुफा, ठीक है दोस्तों। और एक होती है जो मूर्तियां होती हैं, तो उनमें तो हम उसको हम कह सकते हैं जैसे मरण मूर्ति वगैरह कुछ भी, तो जो खंभों पे लिखाते हैं उनका देखो आप, स्तंभ लेख, इत्यादि, ठीक है दोस्तों। ये अभिलेख के प्रकार हैं। अभिलेख के क्या क्या प्रकार हैं? शिलालेख, मुद्राभिलेख, गुहालेख, स्तंभ लेख, ये 4 प्रकार हैं जो कि पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख के माध्यम से हमें बताए जाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी बात करेंगे, तो दूसरा जो हमारा है वो है भित्ति चित्र, यानी कि हम किसी दीवार पे हम कोई चित्र के माध्यम से समझाना चाहे कि हमारी संस्कृति इस प्रकार से है, तो दूसरा है दोस्तों भित्ति चित्र। आ गया? करेक्ट और समझ में आ गया। अब तीसरा है दोस्तों कि कोई मूर्तियां जो होती है, तो हम कह सकते हैं मरण मूर्तियां, ठीक है, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो जो घड़े होते हैं प्राचीन समय के, तो जैसे कौन से वाले, जिनमें अनाज भरे जाते थे, तो क्या बोल सकते हैं उसको? वृद्ध भांड। उनसे भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य, वो भी हमें मतलब उनसे भी हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्य। तो इस प्रकार से हो गए हमारे पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम बात करेंगे किसकी? साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य जो है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, धार्मिक साहित्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक होते हैं धर्म के अलावा, तो क्या बोलेंगे उनको? धर्मेतर, धर्मेतर साहित्य, जो धर्म को प्रकट नहीं करते, बोलेंगे धर्म को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, धर्म का विवरण नहीं करते हैं, वो होते हैं धर्मेतर। जो धर्म का विवरण करते हैं और जगह की जानकारी देते हैं, वो करते हैं, वो कौन से होते हैं? धार्मिक साहित्य। विदेशी विवरण, ये देखो, ये होता है समझने की बात। विदेशी विवरण जो है दोस्तों, वो हमारे ऐसे समझ लो आप कि विदेश से कुछ व्यक्ति आए थे उस जमाने में, जैसे कि फायान हो गया, वेनसांग हो गया, चीनी यात्री वेनसांग, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ आकर यहाँ के समाज को देखा और उसके बारे में कुछ लिखा,
तो वो जो लिख के गए तो उनको भी हम शामिल करते हैं हमारे इतिहास में, उनकी बातों को भी हम मानते हैं दोस्तों। तो देखो, एक तो है वैनसांग, ये क्या है, सुयो की, एक ग्रंथ है दोस्तों इनका, वैनसांग का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सुयो की। और एक है फाहयान, वैनसांग एक व्यक्ति का नाम है फाहयान, इसके ग्रंथ का नाम है फो को की, फोको की। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये दो व्यक्ति, जो एक वैनसांग है, एक फाहयान है, और एक व्यक्ति और है, नहीं इस प्रकार से, लेकिन अब ज़्यादा नहीं, जिस प्रकार से हमारे इतिहास में जानकारी आती रहेगी वहाँ पे मैं आपको मोस्टली बता दूंगा। जनरली आप ये याद रखो, ये वैनसांग और एक ये फाहयान, यहाँ का विवरण देने के लिए। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये सारे जो नाम हैं ये आगे भी आएंगे। ये हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसलिए आपको मैं बेसिक जानकारी जो इतिहास से रिलेटेड होती है, जीरो से पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम जीरो से पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से हमें सारी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैं बीच में से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ। तो अब चलते हैं इसके बाद में, और हम बात करते हैं दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट लो आप, और फिर हम बात करेंगे। और बात करेंगे दोस्तों किसकी, आगे इतिहास को कैसे कैसे और आगे मतलब बढ़ाया गया है। तो मिटा रहा हूँ दोस्तों मैं इसको। तो देखो, अब हम बात करेंगे दोस्तों कौन से, एक तो प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम पाषाण काल कहते हैं। आगे जाके उसका भी पाषाण काल में 3 जगह उसका अलग अलग क्या है दोस्तों, उसको अलग अलग जो विभाजित किया गया है। और प्रागैतिहासिक काल हो गया, आधोऐतिहासिक काल हो गया, तो उनमें मानव को क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या नहीं मिला, किस प्रकार से वो बढ़े, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसकी हम जानकारी अब करते हैं। सबसे पहले तो इतिहास को हम 3 जगह बांट सकते हैं। देखो, इतिहास को हम 3 जगह बांट सकते हैं। एक तो आप जानते हो जो सबसे लास्ट में होता है, वो होता है आधुनिक इतिहास, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक जो इतिहास होता है, इसको हम नवीन इतिहास भी बोल सकते हैं, आधुनिक इतिहास या नवीन इतिहास। ठीक है, और ये जो होता है दोस्तों, इसको मध्य इतिहास भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और है जिसका नाम है आधे इतिहास, मतलब आधे इतिहास या मध्य इतिहास इसको हम बोल सकते हैं। ये लो, और इसके बारे में हम बात करें तो ये है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहास यानी कि प्राग इतिहास या पूर्व का इतिहास। ठीक है दोस्तों, हम पूर्व का इतिहास भी बोल सकते हैं, इसको हम पाषाण इतिहास भी बोल सकते हैं, पाषाण काल का इतिहास भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके कई नाम हैं, तो आप जनरली इसका जो मोस्टली नाम है वो है पाषाण काल का इतिहास, बस ये याद रखना। इसमें जो हम बात करेंगे, जहाँ मानव की उत्पत्ति हुई थी, मानव किस प्रकार से चलना, मतलब मानव समझना सीखा था, पहिए का आविष्कार किस प्रकार से हुआ, वो सारी जानकारी हम यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में हम बात करेंगे ओनली पाषाण काल की। तो पाषाण काल में जो मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो उस प्रकार से, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आपको मानव उत्पत्ति, बस इतनी सी याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है बेसिकली कि क्या है क्या नहीं है, तो इसमें केवल मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो। यहाँ हम बात करने वाले हैं दोस्तों मध्य इतिहास में, जो हमारे मध्य इतिहास में हम बात करेंगे, वो बात करेंगे दोस्तों किसकी, जैसे वैदिक काल हो गया, वैदिक काल। ठीक है, इसके अलावा कौन से हैं दोस्तों, जैसे ऋग्वेद 4 हो गए, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, और मतलब कौन सा जो, वो सारे बाद में बताऊंगा आपको मैं, वेद हो गए। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल भी है, इसकी भी हम यहाँ जानकारी करेंगे, वैदिक काल। और मौर्य जो काल है, ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, खूब टाइम आराम से पढ़ेंगे दोस्तों मौर्य काल, क्योंकि पढ़ना एक ही बार है। ठीक है दोस्तों, बार बार आप कहीं से देखोगे, छोटे छोटे एक एक टॉपिक देखोगे, उससे बढ़िया है कि आप एक बार में पूरा ढंग से पढ़ लो। ठीक है, कहीं भी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम दोस्तों जैसे जनरली जो हमारी क्रांति होती है 1857 की, वो मोस्टली है। ठीक है, जो आंदोलन किए गए उनकी बात कर लेंगे। ठीक है,
और राजाओं के बारे में बात कर लेंगे कि क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये हमारा इतिहास जो है वो 3 भागों में मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से बांट दिया हूँ। ठीक है दोस्तों। अब रही बात सन की, और जो सन आती है वो क्या है क्या नहीं है गुरुजी, तो दोस्तों आपको मैं सारी सन वगैरह और हर चीज़ में आपको पूरा डिटेल से दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, बस आप मुझे कोऑपरेट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, बस इतना सा कर लो आप। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अब देखो, अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे। क्या दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल की बात हम करने वाले हैं। तो इससे पहले कि एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, प्रागैतिहासिक काल को हम बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हम बोलते हैं पाषाण काल। तो जनरली मैं आपको इतनी सी बात बता दूं कि पाषाण काल की ही बात कर लेते हैं, बात तो वही है। तो चलो इन तीनों में मैं आपको फिर से एक डिफरेंस बताता हूँ कि प्रागैतिहासिक काल में और मध्यकाल में और जो आधुनिक काल में, इनमें अंतर क्या है। कि गुरुजी इनमें अंतर क्या है, आपको कहीं भी कोई भी जनरली अगर पूछ ले आपको कि इनमें अंतर क्या है, इनको बांटा क्यों गया है, तो इनके अंतर को आप यहाँ देख सकते हैं आप कि हम प्रागैतिहासिक काल और मध्य यानी कि आधोऐतिहासिक काल और एक है आधुनिक, तो इनको बांटा क्यों गया है, क्या जरूरत पड़ी हमें, वो देखो। इन तीनों में इतनी सी बात ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप समझ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं और बनते भी हैं तो इनसे बाहर नहीं जाएगा जितना मैं बता रहा हूँ। तो ये देखो, आप प्राग ऐतिहासिक काल में अगर आप कल्पना करो, आप अपने माइंड को थोड़ा सा मतलब कल्पना करो और एक बार पीछे से लेकर जाओ, जब आदिमानव हुआ करते थे उस जमाने में आप लेकर जाओ, तो क्या होगा। ना तो उनको लिखना आता था, ठीक है, और ना ही उनको सही ढंग से बोलना आता था। तो लिखना नहीं आएगा, बोलना नहीं आएगा, तो जनरल मतलब जाहिर सी बात है कि उनकी कोई ना कोई भी लिपि नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये लिपि से रहित क्या है, काल है। क्या है, लिपि से रहित काल। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एक ऐसा काल है कि जिसमें कोई साक्ष्य नहीं है, जिसमें कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बस इतना सा मैं आपको बता सकता हूँ। क्यों नहीं है बताया मैंने, क्योंकि उनको लिखना नहीं आता, उनको बोलना नहीं आता, इसीलिए जनरल जाहिर सी बात है कि उनकी कोई लिपि वगैरह नहीं होंगी, और लिपि वगैरह नहीं होंगी तो दोस्तों उनके पास यानी कि उनके इतिहास का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं रहेगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम एक नाम देते हैं, वो है ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास। क्या है, ज्ञात जो हमारा इतिहास है, ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास। जनरली एक डेफिनेशन है इसकी ना, तो ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास, ये बात हो गई कि ज्ञात इतिहास से हमारा पूर्व का इतिहास है, तब ये प्रागैतिहासिक काल है। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई लिपि नहीं है, और ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी भी कोई भी लिपि नहीं है। तो लिपि नहीं है तो दोस्तों लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि कोई लिपि नहीं है, इसमें कोई लिपि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं यहाँ पर दोस्तों, आधे ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो बात इतनी सी है कि वो लिखते थे, वो समझते भी थे, लेकिन वो चित्र बना के, यानी कि उनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। यानी कि आप अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति नहाने जा रहा है तो क्या करेंगे, वो स्विमिंग पूल का चित्र बनाएंगे, उसमें आदमी को डूबता हुआ दिखाई देंगे, मतलब उस जिस मतलब जैसे इमेजिनेशन करेंगे उसी इमेजिनेशन को दोस्तों वो क्या चित्र के अनुसार मतलब वहां पे प्रकट करते हैं। यानी कि बात इतनी सी, उनकी लिपि तो है लेकिन चित्रात्मक लिपि है जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ पे तो थी लिपि ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लिपि तो है, लिपि तो है, लेकिन उनके साक्ष्यों को पढ़ नहीं सकते, उनके साक्ष्यों को पढ़ नहीं सकते। बस बात इतनी सी, लिपि है लेकिन भाव चित्रात्मक है, और भाव चित्रात्मक होने की वजह से तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसमें सर्पिलाकार जो है ब्रुस्टोफेदन लिपि है,
तो उसको दोस्तों आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि उनके जो जनरली जो चित्र थे वो कैसे है कि जैसे मान लो ये बना दिया और ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो ये यू का हो गया, मछली हो गई, तो अब क्या समझे बंदा, मतलब व्यक्ति को क्या समझ में आया कि क्या बोलना चाहता है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, वो राज राज ही रह गए, वो राज दफन है। ठीक है दोस्तों, उनको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। फिर हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की। यहां सब कुछ मिलेगा आपको। क्या है दोस्तों, साक्ष्य भी है, साक्ष्य भी है और उन्हें पढ़ भी सकते हैं, यानी कि राजा महाराजाओं की बात करेंगे, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। प्रागैतिहासिक काल में, आधो ऐतिहासिक काल में और आधुनिक काल में लिपि है, लेकिन उनको यहाँ पे लिपि तो है और उनको पढ़ नहीं सकते, और यहाँ पे लिपि भी है, साक्ष्य भी है, पढ़ भी सकते हैं, सारी जानकारी हम जुटा सकते हैं। हमने सब कुछ यहाँ से मिला है। तो इसीलिए दोस्तों ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ये उससे कम है और ये सबसे कम पार्ट है। आज की डेट में आपको ये वाला पार्ट में करा दूंगा, फिर कल से हम इसके बाद में यानी कि मध्यकालीन बात करेंगे। फिर हम धीरे धीरे जैसे ही कंप्लीट होता है आधुनिक इतिहास पे चलेंगे और यहाँ हमारा इतिहास कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो इतिहास कंप्लीट होता है वो डेट में आपको बता दूं 1950 में जाकर कंप्लीट होता है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो डेट वाइज चलेंगे, क्या नहीं है क्या नहीं है वो सारी बात करेंगे। देखो तो दोस्तों मेरा पढ़ाया आपको कैसा लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके तो बिल्कुल बताना, क्योंकि ये मेहनत जो है मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ और आपके जो कमेंट्स है वो मेरे को बिल्कुल बहुत हौसला देते हैं दोस्तों, और इसमें कोई कमी हो तो वो भी मेरे को आप बताना। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अब आज का टॉपिक है, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। ये हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक में हम बात करेंगे सबसे पहले कि एक छोटा सा एक गांव है और उस गांव में एक औजार मिला था। पहले वो देखो आप क्वेश्चन बनता है। कर्नाटक का एक गांव है, कर्नाटक का एक गांव है, क्या नाम है दोस्तों गांव का? लिंगसुगुर नामक गांव, लिंगसुगुर नामक गांव। अब देखो इस गांव में ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो यहां पे इस गांव में लिंगसुगुर नामक गांव में 1842 ईस्वी में दोस्तों एक पाषाण काल औजार मिला था। यहां पे क्या मिला था? एक पाषाण कालीन औजार, यानी कि पत्थर का बना एक औजार मिला था। कब मिला था? 1842 यानी कि 1842 ईस्वी में। ये लो साहब, तब जाके हमें पता चला कि एक पाषाण काल भी था, यानी कि एक ऐसा इतिहास था जहां से मानव की हम कल्पना कर सकते हैं, जहां से मानव की उत्पत्ति हुई है, ये मिलने के बाद में। ठीक है दोस्तों, तब जाके फिर क्या जो बुक्स वगैरह जो रिटर्न की गई मतलब लिखी गई, उनसे पहले के जो इतिहास है उनको मतलब खंगोला गया और फिर वहां से हम आगे बढ़े। तो ये घटना थी कौन सी कि कर्नाटक का जो गांव है लिंगसुगुर नामक गांव, वहां पे पाषाणकालीन औजार मिला 1842 ईस्वी में। इस घटना के बाद में हम प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल का नाम दे चुके थे। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं आगे कि पाषाण काल को पत्थरों का युग कहते हैं। बिल्कुल सही है, यहां पे लिख सकते हैं हम, ये लो पत्थरों का युग। इस पत्थरों के युग में भी पाषाण काल को भी हम दोस्तों तीन जगह हम बांट सकते हैं। क्या क्या? एक तो वो पाषाण काल जो पूरा का पूरा पाषाण काल है जहां से मानव की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, यानी कि हालांकि ऐसे तो थे दोस्तों, लेकिन उनको बोलना भी नहीं आता था, उनको मतलब केवल शिकार पर वो मतलब इनको भी क्या है तीन जगह हम बांट सकते हैं पाषाण काल को। तो दोस्तों इस घटना को मैं अब इरेज कर रहा हूँ और फिर मैं बताता हूँ आगे कि क्या है, क्योंकि यहाँ से मैं क्या है तीन पार्टीशन में इसको डिवाइड करूँगा और तीन पार्टीशन में डिवाइड करने के बाद में आपको मैं जो मेन बात है जो आपको एग्जाम्स की दृष्टि से याद रखनी है या ध्यान रखनी है, तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल गौर से करो। तो हम तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे कि पाषाण काल को हम तीन जगह बांट रहे हैं। क्या दोस्तों? तीन जगह। एक तो हमारा है जो पूरा का पूरा है, यानी कि बिल्कुल पूरा है, तो पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया।
एक है हमारा पूरा मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। ये हो गया मध्य पाषाण और एक है नव पाषाण काल। इन तीनों में अंतर क्या है? तो ये तीनों में अंतर बताने के लिए ही तो दोस्तों मैंने इन तीनों को अलग अलग लिखा है और अलग अलग मैं बता रहा हूँ। तो इन तीनों में जो अंतर है वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इनमें क्या है क्या नहीं है। देखो यहां हम लिख सकते हैं कि मानव की एक तरह से उत्पत्ति हुई थी। बिल्कुल बात नॉर्मली बात बता रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया था कि मानव की पहले तो उत्पत्ति होगी तभी तो इतिहास बनेगा। तो सबसे पहले मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है पूरा पाषाण काल में। तो यहाँ पे है दोस्तों मानव की उत्पत्ति हुई है सबसे पहले। तो ये लो साहब उत्पत्ति हम यहाँ पे मानव की हो चुकी है। तो दोस्तों जब मानव नया नया था तो कैसा था? जानवर था, एकदम जानवर जैसे सलूक करता था। वो क्या करता था? वो शिकार करता था, जानवरों को मार मार के कच्चा ही खा जाता था। ठीक है दोस्तों, अकेला रहता था, जैसे जानवर रहते हैं अकेले वैसे ही वो अकेला रहता था, घूमता फिरता था। ठीक है दोस्तों, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको खाने से मतलब वो जो होता है ना पेट भरने के लिए, जैसे जानवर पेट भरने के लिए क्या करता है दोस्तों, उन्हें बुद्धि नहीं होती है। तो इनमें बुद्धि नहीं थी उस समय। तो दोस्तों सिर्फ ही क्या है, पेट पालने के लिए शिकार करता था और क्या करता था, और सिर्फ और सिर्फ मतलब घुमक्कड़ जीवन था। तो जीवन कैसा था दोस्तों? तो इसका जीवन था एक तो दयनीय, मतलब बिल्कुल कमजोर जीवन था, मतलब ये समझदार नहीं था तो कमजोर जीवन ही है। ठीक है। एक है दोस्तों यायावर घूमता था, यानी कि घुमक्कड़ जो होते हैं ना उनको यायावर बोल सकते हैं हम। एक इसका जीवन था यायावर, ठीक है, घुमक्कड़ था। हम यहाँ पे एक तीसरी बात लिख सकते हैं, जिस प्रकार से जो जानवर और इंसान में यहाँ पे कोई अंतर नहीं है इसमें। तो जानवर भी क्या करता है, घूमता है, उसकी स्थिति भी दयनीय होती है। तो मानव की स्थिति भी उस समय दयनीय थी और केवल शिकार करता है। तो यहाँ पे है केवल शिकार करता है, ये लो कंप्लीट काम, केवल और केवल शिकार करता है। ठीक है। तो शिकार करने के लिए जो औजार है, तो औजार कैसे हैं? पाषाण तो है ही दोस्तों, लेकिन पाषाण में भी जो औजार है उनकी साइज है बड़ी। तो औजारों की साइज क्या है दोस्तों? औजार बड़े साइज के थे। और कैसे थे? पाषाणकालीन। ठीक है। तो यहां से एक छोटी सी घटना, ये जो बड़े औजार थे, बड़े साइज के जो औजार हैं, तो उस घटना को मैं एक छोटी सी घटना जो मिली है, जो कि किसको मिली है? एक ब्रसफुट नामक एक वैज्ञानिक तो नहीं बोल सकते हम, भूवैज्ञानिक बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों घटना 1863 ईस्वी की। ये लो 1863 ईस्वी में। व्यक्ति कौन है? ब्रसफुट। अब दोस्तों इसको मिल क्या गया? ये इसको मिला है एक हैंड एक्स, येलो कुल्हाड़ी। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि औजारों में सबसे पहले जो औजार का निर्माण किया गया है वो है दोस्तों कुल्हाड़ी। क्या है? कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी कैसी थी? आज के टाइम पे जो कुल्हाड़ी है वो लोहे की होती है और धारदार होती है। उस जमाने की जो कुल्हाड़ी थी दोस्तों वो केवल और केवल पत्थर की थी। ठीक है दोस्तों, पत्थर की कुल्हाड़ी यहाँ पे मिली है और वो बड़ी कुल्हाड़ी थी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कुल्हाड़ी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो पहला जो औजार है, वो पहला औजार जो कौन सा था, यहाँ से हमें पता चला है कि जो पहला औजार जो उन्होंने उपयोग में लिया था वो लिया था कुल्हाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये लो हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी। ठीक है। तो यहाँ से हम अब आगे बात करते हैं। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों ये जीवन, यहाँ पे एक बात और लिख लो कि एक होता है दोस्तों ये समूह में रहते हैं। जैसे आज के ज़माने में हम समूह में रहते हैं और एक ही हमारा ठिकाना है। ठीक है। उस ज़माने में क्या ये समूह में नहीं रहते थे। तो यहाँ पे दोस्तों समूह में नहीं रहेंगे। तो इसको यहाँ पे समझने लायक बात है जो आप समझ चुके होंगे। ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम निकलता गया दोस्तों। जो इंसान जो है वो सबसे बुद्धिजीवी माना जाता है। क्या दोस्तों? सबसे बुद्धिजीवी जो है वो इंसान है। ठीक है। तो इंसान बुद्धिजीवी है तो बुद्धि जो है उसका जो माइंड है जो वो काफ़ी साफ है, तो उसको चीज़ों को पकड़ने की काफ़ी अच्छी क्षमता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनके जीवन में, उनके भौतिक जीवन में परिवर्तन आते रहे। तो क्या परिवर्तन आए? जो मध्यकालीन में परिवर्तन आए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं औजारों की जो साइज बड़ी थी वो यहाँ पे हो गई साइज छोटी। औजारों की जो साइज है वो हो गई छोटी। ठीक है। दूसरी बात, यहां पे ये घूम रहा है, तो यहां पे ये क्या दोस्तों समूह में रहे। हालांकि घूम तो यहां भी रहे, इनका जीवन अभी भी घुमक्कड़ है, लेकिन समूह में रहना स्टार्ट हो गए।
ठीक है। तो जीवन, देखो जीवन जो है वो अभी भी क्या है, घुमक्कड़ है, बिल्कुल घुमक्कड़ है, लेकिन समूह में है, समूह में है। घुमक्कड़ तो है, माना घुमक्कड़ है, लेकिन समूह में है। इसमें इन्होंने पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, ये लो कि पशुपालन भी स्टार्ट इसने कर दिया था। पशुपालन में सबसे पहला जो पशु पाला था, पहला पशु जो पाला था वो था कुत्ता। क्या है? कुत्ता। ठीक है। घुमक्कड़ जीवन है, समूह में रहते हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं। और दोस्तों इसने क्या है, इनके जो औजार हैं वो भी अब छोटे हो चुके हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। आगे दोस्तों यहां नवपाषाण काल की हम बात करेंगे कि नवपाषाण काल में ऐसा क्या परिवर्तन आया। तो वन ऑफ द मोस्ट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो इतना सा है दोस्तों कि पहिए और आग का आविष्कार हमारे नवपाषाण काल में यहां पे हुआ था। तो आविष्कार, यहां पे हम बात करते हैं आविष्कार की। तो आविष्कार जो किया था वो है एक तो पहिए का और एक है आग का आविष्कार, जो कि क्रांति ला दिए थे। क्या है दोस्तों? जो कि मानव के जीवन में क्रांति ला दिए थे। ये ऐसे आविष्कार थे। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार तो उनसे क्या है, जो बोझा ढोने की जो क्षमता थी दोस्तों वो क्या है, उनसे काफी निजात पा चुके थे। ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने यहां पे कुत्ते के साथ साथ में घोड़ा, ठीक है, तो देखो कुत्ते के साथ साथ में कुत्ता प्लस घोड़ा प्लस गधा, ये तीनों क्या है दोस्तों, पालना स्टार्ट कर दिए थे। यहां पे पशुपालन के साथ साथ में कृषि भी हो गया। ठीक है। तो कृषि है तो दोस्तों उत्पादक भी खुद ही है और उसको खाने वाला भी खुद ही है। उत्पादक भी बन गया और खाने वाला भी बन गया। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों और जो मेन चीज है वो क्या है, इनका या घुमक्कड़ जीवन जो था वो हो गया समाप्त। और अब ये क्या करने लगे, ये एक क्षेत्रीयता, यानी कि इनमें एक क्षेत्रीयता की भावना हुई और ये एक क्षेत्र विशेष में रहने लग गए। तो ठीक है। तो यहाँ पे है क्षेत्र विशेष में रहने लग गए। बस यहां पे आपका हो जाता है दोस्तों कौन सा, ये वाला कार्य, ये कंप्लीट। ठीक है दोस्तों। यहां पे कृषि करेंगे तो जाहिर सी बात है जो अनाज वगैरह आएगा। तो देखो तीन चीज कृषि कौन कौन सी है, गेहूं की, जौ, कपास, याद रखना। ठीक है। इन तीनों की जानकारी होगी। तो यहाँ पे जो गेहूं आओ चाहे जो आओ जो कुछ भी है, तो उनके लिए दोस्तों मृत भांड भी इन्होंने यहाँ पे बना लिए थे। तो अगर पूछा जाए आपको कि सबसे पहले क्या बना, कौन सी कलाकृति बनी, तो वो है दोस्तों मृत भांड। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपके ये पाषाण काल या ऐतिहासिक काल कंप्लीट। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको क्या है, ये सारा का सारा अलग अलग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम अब चलते हैं, तो अब देखते हैं देखिए टाइम कितना हो गया, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। तो दोस्तों टाइम काफ़ी हो चुका है। तो दोस्तों आज का ये पढ़ाया आपको कैसा लगा, तो सबसे पहले तो आप मेरे को कमेंट्स करें और अब किस प्रकार से मेरे को आगे आपको पढ़ाना है। और किसी भी मतलब किसी भी व्यक्ति को इसमें इतिहास में कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन जो है जो आपको नहीं आते हैं दोस्तों, तो आप मेरे को कमेंट्स करके और डिस्कस कर लिया करो। ठीक है। वैसे मैं आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है जो मतलब डिस्क्राइब में लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप फॉलो करो। ठीक है दोस्तों। तो आपको जो जानकारी है, जितनी जानकारी है, जैसा भी है दोस्तों, कैसा पढ़ाया हुआ, कैसा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, तो वो भी आप मेरे को जानकारी दो। कोई कमी है तो वो बताओ। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।